Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL Season 9 special, and another game has ended now. This is the playoffs time frame, this is the knockouts और एलिमिनेटर 1 का हुआ इख्तिताम, जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड का आमना सामना था कोयटा ग्लैडिएटर्स से एंड अनदर वन साइडेड अफेयर। हमने पिछले जो आखिरी जो लीग मैचेस के जो सिलसिला था वो देखा और उसके बाद आदतें बिगड़ गई हमारी कि ये लास्ट बॉल फिनिशेस होंगी, ये ऐसे एक्साइटिंग मैचेस होंगे, ये नेल बाइटर्स होंगे, मगर कोई जब से ये नॉकआउट शुरू हुए ना क्वालिफायर वाज अ नेल बाइटर एंड नॉट येस्टरडेज मैच एज वेल बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर्स कुड नॉट स्टैंड अप टू द मोमेंट और 19th ओवर तक भी 19th ओवर मेरा ख्याल से सरवाइव कर सकी ये टीम और 19th ओवर पे जो है 18.4 टू बी प्रिसाइज पे जो है ये टीम ढेर हो गई और सामना नहीं कर सकी इस्लामाबाद यूनाइटेड का। क्या हुआ, क्या गलतियां थी, क्या सही किया, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये कि शेन वॉटसन एक फ्रंट रनर थे कोचेस की फहरिस्त में कि जी वो कोच बन जाएंगे पाकिस्तान टीम के, बिकॉज वी हैव टू प्ले न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टूर करना है पाकिस्तान का, बट देयर इज नो कोच राइट नाउ फॉर टीम पाकिस्तान। कौन होगा कोच, कौन नहीं होगा, बट शेन वॉटसन हैज़ विड्रॉन हिमसेल्फ फ्रॉम दिस रेस बिकॉज उनकी कुछ प्रायर कमिटमेंट्स हैं जिसको वो फुलफिल करेंगे आगे, तो इस वजह से वो पाकिस्तान को अभी सर्व नहीं कर सकते। इस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे अभी सवेरा आपने जिक्र किया शेन वॉटसन का, मतलब ये भी एक पाकिस्तान के लिए अलमिया होगा कि हम बहसीत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर मुल्की लोगों के पीछे हैं कि आए हमारी कोचिंग कर लें, आए हमारी कोचिंग कर लें। यही हाल हमारा चंद माह पहले था जब अब मिकी आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनके हवाले करना चाह रहे थे कि मिकी मान जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, को मान जाए। और अब जब एक मतलब फिर पार्ट टाइम मान जाए हाँ, कि जिस मतलब जो मिकी चाहता है हम वैसे ही तैयार हैं। और अब जबकि एक मतलब फिर पाकिस्तान को कोच की ज़रूरत है, तो शेन वॉटसन वाला मामला भी वही हुआ। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी है कि हम बाहर ही देखे जा रहे हैं और पता नहीं किस तरीके से हम उसको करेंगे। बहरहाल आगे आने वाले दिनों में ये पता ज़रूर चलेगा। और जैसे आपने जिक्र किया कि कल के एलिमिनेटर का, तो आज यकीनी तौर पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब वाकई में बिग मैच टेम्परामेंट का वक्त शुरू हो चुका है और कितना अहम होगा ये वाला बाकी मादा जो मैचेस हैं कि जितनी भी टीमें आगे जिन्होंने खेलेंगी बिग मैच टेम्परामेंट कितना अहम किरदार अदा करेगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है जब प्लेऑफ्स में बिग मैच टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों कोलैप्सेस जैसे दिख रहे हैं, क्या हुआ कोयटा ग्लैडिएटर के साथ गलत, वो सारी चीज़ें वो सब डिस्कशन यहाँ पे होगी। अपने एनालिस्ट को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जोर का जोड़ की फैमिली में एक लगातार मेहमान अब हमारे अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू। वालेकुम सलाम। साथ ही साथ जोर का जोड़ की फेवरेट पर्सनालिटी, फेवरेट फैमिली मेंबर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, मुश्ताक अहमद। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड देन जोर का जोड़ के एक और फैमिली मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। लवली कलर्स। थैंक यू। लवली कलर्स मतलब आप लोगों ने कोई कसम खाई हुई है ट्विनिंग? ये तो ट्विनिंग तो नहीं है, तो तीनों ने ब्लू ही कुछ पहना हुआ है, नेवी ब्लू तीनों का हो गया। सो हम दोनों ने तो शाहिद का पहना हुआ है, उसका कोई और नहीं, मगर वो जुड़वा चल रहे हैं आप। अता ने अच्छी बात की। अता ने कहा हम आसमान से नीले अंबर की तरह उतरे हुए। अरे वाह, क्या बात। तो यस, आसमान से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कल इस्लामाबाद यूनाइटेड भी उतरी है, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर करीब करीब भटक नहीं पा रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक पूरा क्रेडिट देना चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। दे एक्चुअली होल्ड देयर नर्व्स बेटर देन देम, और उन्होंने अच्छी स्मार्ट क्रिकेट खेली। ऑल दो आई थिंक 20-30 रन कम शॉर्ट थे, बिल्कुल थे, क्योंकि इस वक्त उनका जो मोमेंटम बना हुआ था ना, वो मोमेंटम उन्होंने सही कैच नहीं किया। उसके अलावा भी जब उन्होंने बॉलिंग पे आए हैं तो उन्होंने बॉलिंग बड़े अच्छे तरीके से शादाब ने अपने ट्रूप्स को इस्तेमाल किया है। आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर थोड़ा डर के खेली है। हम पहले भी बात कर रहे थे मैच से पहले कि रायली रोसो को ऊपर आना चाहिए। ही इज़ नॉट इन ए ग्रेट फॉर्म। जेसन रॉय को नीचे कई दफ़ा करने आपके नाफे या साउथ शकील को तो अमाद ने बहुत अच्छा स्पेल किया है। उसने आउटस्टैंडिंग स्पेल किया है। उसने दिलेरी के साथ बॉलिंग की और वो तेज़ बॉल की ज़्यादा जगह उसने स्पिन बॉल करने की कोशिश की है। उसकी वेरिएशन, इवन के कमेंटेटर्स ने भी कहा है कि इसकी वेरिएशन आज बहुत ज़बरदस्त है, स्लो ज़्यादा कर रहे थे तेज़ की बजाय। तो आई थिंक वो दिल की बात होती है कि जी स्पिनर आप पावर प्ले में एक खुला फ्लाइट से बॉल करता है और स्पिन करने की कोशिश करता है, और फिर अमाद की स्ट्रेंथ भी नहीं थी है, तो अमाद को ये क्रेडिट जाना चाहिए। और राइटली सो वो मैन ऑफ द मैच भी हुआ इस बात पे। आई थिंक जो कोयटा ग्लैडिएटर ने मिस्टेक की वो डिस्कस्ड बिफोर द गेम स्टार्ट कि दे हैव टू शफल द बैटिंग ऑर्डर्स।
बिकॉज आपका जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती और बैटिंग आपने करनी है और चेज करना है 167 उस पिच के ऊपर तकरीबन, वो इतना बड़ा स्कोर नहीं था, पिच इतनी बुरी नहीं थी। क्या हुआ कि जब आपके फॉर्म में नहीं बैट्समैन होते तो आपने उनको या तो प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसका नंबर चेंज कर दें। रायली रोसो इस वाहिद ऐसा बैट्समैन है जिसको ऊपर से जाके खुला खेलने का फ्रीडम मिलता है और एज ए लीडर वो ऊपर जाके खुला खेलता है, 20-30 भी करता है ना, तो एक मोमेंटम शिफ्ट हो जाना था। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो नाफे का भी नंबर उन्होंने पहले 3 पे किया, फिर कल उसको 4 पे 5 पे भेजा। आई थिंक तो उसके अलावा भी देखे ना 2 उनके रन आउट हुए, बिकॉज यू कैन सी when you are not comfortable, मिसकम्युनिकेशन है, जब आप तगड़े नहीं, मेंटली तगड़े फील नहीं ना करते। आप लोगों ने टेम्परामेंट की बात की, जब 2 रन आउट होने ना क्रूशियल मैच के अंदर, तो इसका मतलब है कि यू आर वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, और जब आप कॉन्सिक्वेंसेस का ज़्यादा सोचते तो आप अपने प्लान से निकल जाते हो, अपने वो प्रोसेस से निकल जाते हो जिसके ऊपर आपने जीतना होता है। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न, आई बिलीव कि उनके स्पिनर को भी बड़ा अच्छा हैंडल किया उन्होंने, मतलब तारिक उस्मान को उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मगर उन्होंने 2 लास्ट मैचों में लोगों ने फिगर आउट किया कि इसको कौन सी शॉट लग सकती है, और उनका टेम्परामेंट भी थोड़ा सा एक्सपोज हुआ इस बात के ऊपर। सो आई थिंक ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस टीम नाउ, आई कैन सी दैट नाउ। और प्रॉपर होमवर्क हुई हुई टीम लग रही थी, जिस तरह उस्मान तारिक को हैंडल करने की आपने बात की, होमवर्क हुआ हुआ लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बहुत थरो होमवर्क के साथ आया। पीजे मीर साहब, जहां 2 रनआउट्स की बात की मुशी भाई ने, 2 रनआउट्स हो जाए एक T20 के मैच में तो काया पलट जाती है, एक अच्छा कैच हो जाए तो पॉजिटिविटी में काया पलट जाती है। छोटी छोटी हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट करने की बात होती है और बिल्कुल मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है T20। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे समझ नहीं आई कि ये जो 2 रनआउट्स हैं, क्या इनकी कोई आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन कोई नहीं थी, कुछ भी नहीं लगा, एंड दैट इज द रीजन। एक तो बच गया था, वो आया, उसने मारा, आगे गया, and then he ran back. Thank God he wasn't out. Which means there was no communication कि अगर मैं मारूंगा तुमने रुकना नहीं है, आना है। तो ये जो होती है चीज़, ये प्ले करती है। डोंट फॉरगेट, आपके पास एक आउटसाइड चांस होता है कि फील्डर फंबल हो जाता है, यू नो मिसफील्ड हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो वो चांस भी आपके शायद चला जाए, लेकिन बट यू हैव टू बी कमिटेड कि मैंने जाना है तो मैंने जाना है। और ये जो रन आउट हो रहे हैं, मैंने किसी को इतना नहीं देखा कि बैट आगे लेके आओ, यूँ ये है इनका बैट खिंचा हुआ है भाई, आगे लेके जाओ, ग्राउंड है, स्ट्रेच नहीं है, नहीं। यू सी, ये बेसिक चीज़ होती है, आप इसको ग्राउंड करो बैट को। और फिर हम जब बात करते हैं, देखो ग्लैडिएटर्स के पहले 3 ने 110 की है, 3 लड़कों ने, और गप्टिल तो प्लेड वेरी वेल, यू नो ही प्लेड आउट ऑफ द बॉक्स, बट इन रिटर्न आपका ये जो ग्लैडिएटर है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 110, तो दूसरे ने आपका क्या किया, पहले तीन ने जो ये बात करें मुश्ताक, 6 रन, पहले 3 ने जो है वो 51 रन की, क्योंकि 50 उमर बिन यूसुफ की तरफ से। नहीं, वो तो बाद में आए, वो बाद में। पहले 3 जो प्लेयर्स हैं, वो तो 6 पे आउट हो गए आपके मेन, जो आपके जो उधर थे इन कंपैरिजन, दैट वाज 110 बिटवीन द 3। सो जब ऊपर से थ्रस्ट मिल गया, एंड आई थॉट गप्टिल रियली लेड द साइड, वो उसके पूरे भार पे आया। एंड व्हाट मुश्ताक सेज, I totally agree. ये थोड़े से subdued थे ये. I don't know why. You know, gladiators, instead of coming out of the box, ये subdued खेले. And I think Riley Russo really is the key, because everybody, आपने भी कल सवाल किया था कि ये foreign players क्या है. I think gladiators were really looking up to him. But unfortunately, this is cricket. Obviously. But unfortunately. अनफॉर्चुनेटली जो अभी मुश्ताक अहमद साहब ने जिक्र किया, अताउर रहमान साहब, कि कुछ रन्स कम थे हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के 15-20 आपने कहा, आपको लगता है कि इसका बहुत बड़ा क्रेडिट मोहम्मद आमिर को जाता है, जिन्होंने आखिर में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की? फिर हाँ, जब डिफरेंट ओपिनियन है सबके, लेकिन जब मोमेंटम चल रहा होता है ना, तो बाद दफ़ा कोई बॉलिंग अच्छी करता, वो हिट मारने के लिए जाते हैं, बाद दफ़ा नहीं लग रही होती, तो उस वजह से भी रन्स कम मिल जाते हैं। लेकिन बाद दफ़ा ये हो गया तो बॉलर अच्छी बॉल कर जाता है, तो वो भी क्रेडिट फिर आमिर को गया कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो रन्स का अंबार सामने रखा है 175 का, मोर देन इससे भी ज़्यादा कर सकते थे, 20-30 रन्स। आज़म खान भी उसी में उसने बड़ी अच्छी हिटिंग की है, एंड में आगे 6 गेंदों पे कोई 18-20 रन्स बनाए।
तो अगर वो थोड़ा सा वो भी हो जाते तो फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाना था। लेकिन फिर इन द एंड उन्होंने बड़ा अच्छा टोटल सेट किया। हाँ। और उसके बाद जो इन्होंने कोयटा ने ग्लैडिएटर ने जो बैटिंग की है, वो तो लग रहा था कि इनकी ना कोई प्लानिंग है ना इन्होंने कोई सोचा है, वो सिर्फ आए हैं और गए हैं, आना जाना किया। 16 पे 20 ओवर के मैच में अगर आपको अच्छा फर्स्ट आउट हो भी जाता है, लेकिन नेक्स्ट बैट्समैन का काम है 2-3 ओवर सिंगल डबल निकाल के एक मोमेंटम तैयार कर दिया जाता है कि मैंने इनिंग्स को बिल्ड करना है। उन्होंने तो वो सोचा ही नहीं। 16 पे जिस टीम के 16 पे 5 आउट हो जाए 20 ओवर पहले 4 ओवरों में, उस टीम का फिर मुझे लगता है उनकी टीम में वो कोई वो जोड़ बॉन्डिंग नहीं देखी, बॉन्डिंग नजर नहीं आई। एक चीज जो आप बात कर रहे हो आजम की, आई थॉट आजम वाज वेरी डेंजरस, लेकिन जो हुसैन ने जिस बॉल पे आउट किया है बिल्कुल आगे उसके रखा है, बिल्कुल यू नो मोर और लेस जस्ट स्लाइटली ओवर द लेंथ, और वो उसको शायद पता हो कि मैं निकल रहा हूँ, वो निकल के मारेगा। सो आई थॉट दैट वाज अ फैंटास्टिक बॉल एंड दैट कुड हैव बीन, आप सही कह रहे हो, कुड हैव बीन अ मैच चेंजर मे बी, बट यू नो अकील हुसैन हैज बीन रियली गुड दिस पीएसएल, अगर हम पीएसएल की बात करते हैं। बट मुशी भाई क्या आयरनी है, एक तरफ हम मोहम्मद आमिर की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ हम इमाद वसीम की तारीफ करते हैं। ये दोनों प्लेयर्स वो हैं जिनको वी हैव लेट गो ऑफ देम, बट इमाद वसीम का क्योंकि हमने कल जब कादिर ख्वाजा के साथ उनका इंटरव्यू भी चला था यहीं जोर का जोड़ पे, सो ही सीम्ड इंटरेस्टेड टू कम बैक टू पाकिस्तान बिकॉज शाहीन ने भी इमाद से बात की है वापसी के लिए, एंड ही इज़ विद द ऑप्शन के विद द ओपिनियन के हाँ जी शायद वो वापस आ जाए। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आई थिंक कम्युनिकेशन, अगर शाहीन ने कम्युनिकेशन की है, चीफ सेलेक्टर ने कम्युनिकेशन की है, और आपके जो मेन सीनियर प्लेयर है वो चाहते हैं वापस आ जाएं, तो आई थिंक इमाद विल कम बैक। उन्होंने कहा था मुझे मेंटल इश्यूज़ हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम्स हैं। सम टाइम यू नो लाइक हमारे कल्चर में ये बात मानी नहीं जाती कि कोई समबडी कैन हैव सम इश्यूज़, तो अब उनको इश्यूज़ है, अगर उनके इश्यूज़ रिजॉल्व हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो देर इज़ नो हार्म टू प्ले फॉर पाकिस्तान। आई थिंक इमाद हो गया, आमिर हो गया, ये जब भी इनको रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ बुलाया जाएगा तो आई थिंक दे विल कम एंड प्ले फॉर पाकिस्तान। दिस गेम इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप उनको कहेंगे जी आपकी ज़रूरत है, जिस तरह ट्रेंट बोल्ट ने कहा है कि मैं न्यूजीलैंड से मैं गुड बाय कहता हूँ न्यूजीलैंड को, बट व्हेन एवर न्यूजीलैंड नीड्स मी एंड आई विल बी देयर। एंड उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी आपको हम जब ज़रूरत होगी तो हम बुला लेंगे। तब तक उन्होंने एक लेफ्ट आर्म सीमर और तैयार कर चुके थे। हमारा यही हम बार बार बात करते हैं बेंच स्ट्रेंथ की। जब हम बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसे प्लेयरों के ऊपर रिलाई हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल, हम तैयार करते ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि मोहम्मद आमिर 5 साल बाद वापस आते हैं और आते ही फ़ौरन उनकी टीम में जगह बन जाती है। एक डोमेस्टिक का सीज़न खेलते हैं और वापस आकर, बिकॉज हमने उस टाइम फ्रेम में यस जुनेद खान वॉज देयर, मगर मे बी ही वॉज इन दैट अमेजिंगली इफेक्टिव जिस तरह मोहम्मद आमिर अपना इंपैक्ट छोड़ के गए थे। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी एलिमिनेटर के हवाले से हो रही थी जो कि कल खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। एंड इस एलिमिनेटर 1 में कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। आज एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा जहां पे पेशावर ज़ल्मी जो कि क्वालिफायर हार कर अब एलिमिनेटर 2 में आई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो एलिमिनेटर 1 जीत के अब इस एलिमिनेटर 2 में आएगी। तो वो दोनों टीम जब आमने सामने होंगी तो अब पता चलेगा कि पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी होगा या इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी होगा। बट ब्रेक पे जाने से पहले हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि हम प्रायरली साथ साथ डेवलप नहीं करते। मतलब आज तक इतना टाइम हो गया है, मिसबा और यूनुस खान के जाने के बाद से वो मिसयू ही रहा है। हम अभी तक मिडिल ऑर्डर में भी सफ़र कर रहे हैं, हमें मिडिल ऑर्डर में भी उसी तरह सॉलिडिफाइड प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं। हम पैरेलली साथ ही साथ क्यों नहीं टैलेंट क्रिएट कर रहे होते? आई थिंक उसकी बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल है कि आप जब मैचेस खेल रहे होते हैं इंटरनेशनल मैचेस,
उसका एक्सपोजर लड़कों को देते ही नहीं है। जब आपके टीम अच्छी कर रही होती है और आप मिनोज के साथ खेलते हैं, छोटी टीमों के साथ खेलते हैं, उस वक्त आपको चाहिए कि मेन प्लेयरों को रेस्ट दे के उनको टाइम दिया जाए और उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, तब आप जाके बिल्डअप करते हो। जब आप उनको एक क्रूशल सिचुएशन में ला के 2 मैच खिला देते हो, उसमें उनका फेलियर आ जाता है, तो फिर यू डिस्कार्ड देम। ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हो या किसी भी बड़े प्लेयर के ऊपर आपने रिप्लेसमेंट करनी है, तैयार करनी है। अब मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, अब्दुल कादर अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, मैं उनके पाए पासे का बॉलर भी नहीं था, बिल्कुल पाए पासे का बॉलर भी नहीं था, आई एग्री विद दैट। पर जब मेरा टेम्परामेंट तगड़ा था, मुझे साथ रखा जाता था टीम में, टेस्ट मैच नहीं खिलाया जाता था, वनडे में मुझे खिला के ग्रूम किया जाता था, वनडे में फील्ड खुली होती थी, बीइंग अ लेग स्पिनर जिसका गूगली अच्छा होता है उसको गंदे बॉल पे भी विकेटें मिल जाती थी। तो एक कप्तान का, एक मैनेजमेंट का रोल था मेरे को कि इसको वनडे में तैयार करते, इसका टेम्परामेंट इतना तगड़ा हो जाए कि जब ये टेस्ट मैच खेले तो टेस्ट मैच के लिए मेंटली इसका इशू खत्म हो जाए कि ये मैंने क्या परफॉर्मेंस करनी है। ये इस तरह आप ग्रूम करते हैं, जिस तरह कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि स्पिनर राइली रोसो, स्पिनर्स को यूज करने का भी एक आर्ट आता है। ये जरूरी नहीं है कि आप स्पिनर 3 खिला रहे हो तो मैच जीत जाएंगे। उनको कब बॉलिंग करानी है, किस एंड से करवानी है, किसकी स्पिनर की क्या स्ट्रेंथ है। सैफी जब कोयटा ग्लेडिएटर दुबई में जीती जा रही थी, क्यों करता था, बीच में उसको गेम चलानी आती थी, क्योंकि उस कंडीशन को वो समझता था। मोहम्मद नवाज को यूटिलाइज करना था, सबको जितने भी स्पिनर थे उनको यूज करता था ना वो। अब ये जो हमारा सिनारियो चेंज हुआ ना, जो पाकिस्तान में हम कहते हैं अमाद वसीम की, मोहम्मद आमिर की, कितने प्लेयरों की जगह, उसकी जगह क्यों नहीं हमने तैयारी की। वन ऑफ द रीज़न वी आर स्केर्ड ऑफ लूजिंग। जब तक आप ये डर ख़त्म नहीं करेंगे कि हमने हारना है और हार का डर निकालेंगे, तो फिर नेपाल के खिलाफ वो लड़के खिलाएंगे जिनको कॉन्फिडेंस होगा। वो 40-50 करेगा, शाम को अगर फेल भी होता है ना तो उसको पता चल जाएगा यार मेरी जगह बनेगी, मुझे मौके मिलेंगे। नेपाल के खिलाफ तो हम 100 करके खुश होते रहते हैं। यही तो बात है ना। वो आप देखें ना, रोहित शर्मा है, आपका विराट कोहली है, ये बड़े बड़े प्लेयर हैं, आपका बुमराह है, ये नहीं खेले, ऐसी सिचुएशन में नहीं खेलते जहां पे उनको पता है कि रिजल्ट हमारी ये टीम जीत जाएगी। वेस्ट इंडीज में जाके हार के आए हैं एशिया कप से पहले, वो पूरे हार के आए हैं वेस्ट इंडीज के साथ। अब ये किसी को स्टैट्स का नहीं पता, उनको फेंटी पड़ी है, ठीक ठाक वेस्ट इंडीज ने मारा है, पर उनको नहीं पता था कि वो क्या तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उस फेंटी खाने के बाद उन लड़कों में जितने भी, आपका वो खब्बा क्या नाम था, ईशान किशन, आपका जो उसने आगे पाकिस्तान के खिलाफ क्या इनिंग्स खेली थी, 4 आउट होने के बाद उसने जाके उसके साथ पांड्या के साथ पार्टनरशिप लगाई। ये छोटे छोटे ग्लिम्स मुझे अभी भी याद है। उन्होंने वेस्ट इंडीज उसको फेंटी दिलवा के फिर उसको तैयार किया, फिर क्रूशियल सिचुएशन में आके इन लड़कों को खेलना आ जाता है। हमारा ये प्रोसेस नहीं होता, हम कहते हैं कि जीतो जीतो, अगर हार गए तो सारा क्रिटिसिज्म मुझ पे आ जाएगा। सो आई थिंक ये हार का डर निकाल के फिर जो फर्स्ट क्लास लड़के में, अब देखो ना, अमर बिन यूसुफ ने कल 50 किया है, क्या 2-3 साल से टॉप कर रहा है वो भी रनों में, फर्स्ट क्लास में। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लड़कों को जब आप मौका देंगे, फिर मौका एक बॉल पे नहीं होता। मॉर्गन का ये दस्तूर है, मॉर्गन का ये काम था कि आई विल गिव यू 5 to 6 games, you perform or not perform, you make sure you will play 6 games। आपको 6 गेमें मिलेंगी और 6 गेमें मिलने के बाद whatever you do, you know, we'll back you up। अब ये एक जब पता चल जाए तो, और उसको ऊपर वो एविडेंस देख रहा है ड्रेसिंग में बैठे कि जिस बात इसने की है इसने पूरी की है। अब ये सारे सिनारियो को अगर कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर कोई छोटा किया जाए, आपको प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, प्लेयरों को ग्रूम करना पड़ता है, और जब आप कॉन्फिडेंस और ग्रूम के साथ उनको बैक करेंगे ना, यू विल फाइंड द बेस्ट प्लेयर्स, डोंट वरी अबाउट इट। आई मीन कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, अभी मुश्ताक साहब जैसे आपने जिक्र फरमाया कि आपने जब क्रिकेट शुरू की तो आपको वनडे मैचेस खिलाए गए ज़्यादा, ताकि आपको टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए मरहलावार तैयार किया जाए। अगर हम उस दौर को देखते हैं जब आपने, अब्दुल कादिर साहब थे, जैसा कि आपने उनका शुरू में जिक्र कर दिया, अभी अब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात होती है, डेविड वार्नर इंटरनेशनल करियर कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुए, टेस्ट मैच कब खेले, रोहित शर्मा इंटरनेशनल करियर कब शुरू हुआ, कितने वनडेज T20 खेले और कब जाके टेस्ट मैचेस की तरफ आए। तो जो मॉडर्न डे क्रिकेट है असल में आज फिर पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी नज़र आती है, जो आपने अपनी प्रोग्रेस का तरीकाकार बताया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तो 80s एंड 80s में भी उसके ऊपर था, जिसको दुनिया ने बाद में फिर देखा है। तो ये बात आप देख लेना, स्मिथ क्या था, एज ए लेग स्पिनर और छठे नंबर पे बैट्समैन था। उनको नजर आ गया कि ये लड़का आगे जाने वाला है, इसके अंदर पोटेंशियल है। उन्होंने उसको छठे नंबर पे कोई 8-10 टेस्ट मैच खिलाए हैं। 8-10 टेस्ट मैच खिलाने के बाद 10-15 ओवर कराते थे लेग स्पिनर। फिर उसको पता चला उसने 2-3 50 की, नंबर 4 पे ले आए, नंबर 3 पे ले आए। नंबर 3 दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है इस वक्त वो। आप आहिस्ता आहिस्ता आपने तैयार करके ऊपर लेके आना होता है।
हम लोगों को ये हमारा विजन ही नहीं, आई एम सॉरी टू से दिस, ये मसला है। मसला क्यों, विजन ही नहीं ना। अगर होता तो आप कर लेते ना काम। आप मिसबा के जाने से पहले 2 साल आपको कान खड़े हो जाने चाहिए थे कि यार ये अनकरीब यूनुस खान और मिसबा जाने लगा है, ये सारे क्रिकेटर्स जाने लगे, शाहिद अफरीदी जाने लगा। कौन सा लेग स्पिनर है जो शाहिद की तरह बॉलिंग भी करे वनडे में, वाइट बॉल क्रिकेट में? कौन सा है जो बैटिंग भी करे? कौन सा प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में हमें यूनुस की और उसकी जगह मिसबा की दे सकता है? उसके ऊपर आप टारगेट बना के बिठाएं, उसको साथ टीम के साथ ट्रैवल करें, टीम के साथ ट्रैवल करके फिर 2-3 मैच में मिसबा को रेस्ट दें और उसको खिलाएं, फिर मिसबा को वापस लेके आएं। ये एक प्रोसेस होता है, से निकाल के फास्ट ट्रैक कर दें आपकी जो जरूरत है। अब फिर क्या है वो, अब जिस तरह एक लड़का आता है, क्या नाम है, उस्मान लड़का था, एक बड़े रन्स किए थे एक दफा, उसको उस्मान सलाहुद्दीन, उस्मान सलाहुद्दीन मिडिल ऑर्डर में एक टेस्ट मैच के बाद वो फारिग हो गया। एक टेस्ट मैच खेला है। आपका फवाद आलम 10 साल तक परफॉर्मेंस करता रहा, गंदा खेलता है। चंद्र पॉल ने 12,000 रन किए हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से, उसी स्टांस से, उससे वर्स्ट था, बल्कि उससे भी वर्स्ट था। उसने रन्स इतने कर दिए थे। भाई रन्स करने का तरीका और होता है, खेलने का तरीका और होता है। कई लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, रन्स नहीं करना आते। अब ये वो सीख के आए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अब उनको मौका मिला तो फवाद ने आके 300 कर दिए, किए नहीं उसने आगे। तो उसने क्या किया, गिव अप नहीं किया। हमने क्या करते हैं, हम यहाँ तो टैलेंट को देखते हैं। नाफे मिल गया जी एक इनिंग्स के ऊपर। अब 5 मैचों में बच्चे से नहीं रन हुए। इट डज नॉट मीन, अदर वे राउंड देखा जाए, इट डज नॉट मीन ही इज नॉट टैलेंटेड। ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। वी हैव टू सेंड हिम इनटू द प्रोसेस। उसको प्रोसेस में डालो, ग्रूम करो, और उसके बाद वाइट बॉल क्रिकेट में मैं आपको गारंटी देता हूं इंशाल्लाह इस बच्चे में इतना टैलेंट है कि साल के बाद अगर इसको आपने अच्छे तरीके से इनको ग्रूम किया और कॉन्फिडेंस दिया, ही विल बी अ लीथल गाय, ही कैन बी अ मैच विनर फॉर यू। एग्जैक्टली। हमने मेरे ख्याल से यही जल्दबाजी शायद साइम अयूब के साथ भी की। साइम को भी थोड़ा सा होल्ड करके उसको भी और ज़्यादा पॉलिश करना चाहिए था, बिकॉज थोड़ी सी इनिंग्स के बाद साइम भी जो है इंटरनेशनल सिनेरियो पे ही कुड नॉट परफॉर्म दैट वे जिस तरह हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइम वुड डू दैट। बट पीजे मीर साहब, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हम बार बार अपने सिस्टम में बात करते हैं, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के टूर की, इंडिया के टूर टू वेस्ट इंडीज़ की एग्जाम्पल दी मुशी भाई ने, गोल सेट नहीं करते हम। भाई ये सीरीज़ हमारी सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, हम हारे या जीते वो देखी जाएगी, बट हमारे लड़के, हमारी बेंच यहाँ से डेवलप होगी। ये गोल सेट होना चाहिए। हम मतलब हम आई बिलीव हम आयरलैंड गए थे या नेदरलैंड गए थे पिछले साल, आयरलैंड गए थे और अपनी पूरी फुल फ्लेज टीम लेकर गए थे, तो हम वो गोल नहीं सेट कर पाते। नहीं, ये हम शॉर्ट टर्म थिंकर्स हैं। वी वांट इंस्टेंट सक्सेस। जिस तरह इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं होती, हम कहते हैं कि बस हमने जीतना ही है इस तरह। और बिल्कुल सही कहा, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते। लड़के बिल्कुल आप कह लेना एक ग्रूम भी हो रहा होता है, बडिंग भी हो रहा होता है फर्स्ट क्लास के अंदर, वो लड़का बिल्कुल आउट ऑफ पिक्चर हो जाता है। एक टाइम फैक्टर होता है, एक आप डिसहार्टेंड हो जाते हो, एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आपको, एंड यही होता है। हमने बड़े बड़े प्लेयर्स देखे इनके ये बात कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये अंडरमाइन अपने आप को करते हैं। इनकी अपनी कैटेगरी थी, कादर की अपनी कैटेगरी थी, और हर बंदा अपनी कैटेगरी और अपनी सलाहियत के साथ खेलता है। ही इज डन वेरी वेल, सो हैज कादर। No, but he got an opportunity to show his talent. There we go. Bench पे बैठे-बैठे तो talent कोई भी नहीं दिखा सकता। Absolutely correct. That is what it is. Opportunity यहाँ नहीं मिलती। Yes. Opportunity मिलेगी and you show it. इंग्लैंड में राइट आर्म लेग स्पिनर क्यों नहीं आया? एक आया था रॉबिन हॉब्स, तो मेरे साथ खेलता था ग्लमॉगन के अंदर, उसके 4 फुल टॉस होते थे। गोरा कहता है यार ये तो मरवा देगा हमें। आपने वह डेवलपमेंट ही नहीं की लेग स्पिनर्स की। ये तो 90s के अंदर आप क्रेडिट दें इमरान को, जो कि कादर को लेके आया वनडेज के अंदर, उसके बाद फिर आप देखो किस तरह ब्लूम होगी। अच्छा सॉरी, मुझे ये बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने किया, पीजे मीर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। इंग्लैंड में उन्होंने मुझे जब हायर किया ना, यू नो आई वाज द फर्स्ट एशियन एज ए कोच। इंग्लैंड ने कभी कोच बाहर से नहीं मंगवाया था। अच्छा, ये इन्होंने लेग स्पिनर की बात की ना, उस वक्त आदिल रशीद यॉर्कशायर से अच्छा परफॉर्म कर रहा, बट उसका टेम्परामेंट तगड़ा नहीं। उसके बाद उन्होंने, मुझे अब याद आता है कि उन्होंने एक टास्क रखा था कि जी कितने लेग स्पिनर हमारे खेल सकते हैं। रेहान अली खान अब खेल रहा है, अब आदिल रशीद खेल रहा है, 3-4 अंडर 19 के अंदर लेग स्पिनर गोरे जो हैं वो खेल रहे हैं। अब उन्होंने बैंक करके एक बाहर के बंदे को जो लेग स्पिनर खेला हुआ पाकिस्तान से, काउंटी क्रिकेट खेला हुआ, उन्होंने 6 साल उनको कोचिंग करवाई, दूसरे स्पिनर भी तैयार करवाए, मगर उनका टारगेट ये पहले से उनको नजर आ गया कि इफ वी हैव टू विन द वर्ल्ड कप और वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा करना, वी नीड अ मिस्ट्री स्पिनर। और मिस्ट्री स्पिनर उनकी कंडीशन में पैदा होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्लब क्रिकेट में, क्लबों में और आपके स्कूलों में ठंड होती है, ठंड में लोग लेग स्पिन नहीं करते, वो सीमर पे आ जाते हैं, सीमर उनको रन नहीं देने देते, तो वो कोई लेग स्पिनर को तैयार ही नहीं करते। अब उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई, उन्होंने कहा कि मुशी यू हैव टू गो टू द काउंटीज एंड जस्ट गो स्पीक टू द कोचेस एंड टेल देम कि लेग स्पिनर को कितने ओवर आपने दिन में करवाने ही करवाने हैं,
डज नॉट मीन, हालांकि उनका वो मानते नहीं ईसीबी की बात, उनका अपना एक सिस्टम होता है, मगर जब आप उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि दे कैन विन यू चैंपियनशिप, उसका एविडेंस उन्होंने पता क्या देखा, काउंटी का लड़का अगर टीम में नहीं तो 6 नहीं, उसके साथ साथ 6 साल उन्होंने ससेक्स में देखा कि एक मुश्ताक अहमद है, एवरेज स्पिनर है, जो मर्जी है, 6 साल से ये ट्रॉफी जीत रहे हैं, चैंपियनशिप हम नहीं जीत रहे, अच्छा ये विकेटें लेता है लेग स्पिनर, हमारा भी लेग स्पिनर तैयार करेंगे तो हम भी चैंपियनशिप जीतेंगे। क्या हुआ, यॉर्कशायर की तरफ से आदिल रशीद ने इतनी परफॉर्मेंस की, वो चैंपियन बन गए, सारे के अंदर कान खड़े हो गए कि यार 1 डे क्रिकेट हो या 4 डे क्रिकेट हो, चैंपियनशिप जीतने के लिए यू नीड लेग स्पिनर, मैच विनर स्पिनर। अब 3-4 स्पिनर आपके इंग्लैंड के सर के ऊपर बैठे हैं एज ए लेग स्पिनर, और आदिल को देख लो अभी तक वो परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दे हैव द विजन। सिंपल जो मैंने इन्होंने बात की है ना, सारे बड़े बोर्ड जो होते हैं वो विजन रखते हैं। बीसीसीआई नहीं था फास्ट बॉलर्स नहीं आते, इंडिया से फास्ट बॉलर्स नहीं आते। ऑलमोस्ट 20 साल पहले एमआरएफ एकेडमी सेटअप की गई कि फास्ट बॉलर्स निकाले जाएं। डेनिस लिली ने आके उसको सेटअप किया, और अब आप फास्ट बॉलर्स की लाइन देखें जितनी उनके पास है, यू नेम इट एंड देयर, बुमराह, सिराज, शामी, और भी जो यंगस्टर्स आए जा रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे नाम हैं। सो यस, इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे साथ अब हमें ज्वाइन इन किया है जोर का जोड़ के एक और पसंदीदा फैमिली मेंबर शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद है रोजा अच्छा चल रहा होगा आप लोगों का। लग रहा है लाला, आपका तो लग रहा है कि आपको लग रहा है रोजा। बिल्कुल ठीक नोट किया। सुबह का उठा हूँ, सहरी के बाद नींद ही नहीं आई बिल्कुल, तो सोया नहीं हूँ अभी तक। जेट लैग, अमेरिकन टाइम, you got a diplomatic passport, I can speak American language, ये right? कह सकता हूँ कि मुर्शी भाई से मिलने की खुशी में जो है ना, मैं सो नहीं पाया और आज मेरी फ्लाइट है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लाला, इसको तो सरप्राइज रहने देना था ना आपने, हमने तो इनको बताया ही नहीं था। नहीं मैं पता करता रहता हूँ, शाहिद के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हूँ, जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना बड़ा ज़रूरी है। मुझे पता है कहाँ से किससे बात हुई, आज आना था, आज नहीं आ सके, कल आना है, आज आ जाएंगे, कल तक इंशाल्लाह हमारे पास होंगे। शायद सबसे बड़ा, हमें छोड़ो, आपके जो यहाँ पे जोर के जोड़ में जितने भी ऑडियंस आते हैं वो अल्लाह के शुक्र है आपके नाम पे आते हैं। जब आप नहीं आते तो कहते शायद नहीं आ रहा, अफरीदी नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा तो हम जा रहे हैं। मैं उनको कई दफ़ा कहता हूँ मुझे शायद अफरीदी समझ लो, मैं उनको कहता हूँ मुझे शायद, सब लोग कहते हैं नहीं जी वो है, आप हैं। मुझे भाई शायद भाई जो है ना, अब क्रिकेट शाहिद भाई के नाम से पहचानी जाती है। काम आप करते हैं ना, दूसरों को खुशी देते हैं, ये बहुत बड़ी चैरिटी है मुशी भाई। अल्लाह नहीं शायद वी डू एक्चुअली मिस यू, और आप जेट लैग में हैं, हमें पता है कि आप अमेरिका में अपनी फाउंडेशन के लिए गए थे, अच्छे कॉज के लिए गए थे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी नीयत को साफ़ रखे। जो लोगों के बारे में अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं तो अल्लाह इंशाल्लाह ताला बरकत डालेगा। ये बहुत अच्छा कॉज है जो आप कर रहे हो। सम टाइम वी डू मिस यू बट वी नो यू आर इन अ बिगर पिक्चर। आप बिगर बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हो अल्लाह की मेहरबानी से। मुशी भाई, हमें समझ जैसा प्लेटफॉर्म मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ बैठ के हम गपशप लगाते हैं, क्रिकेट की बातें करते हैं, बहुत सारे बच्चों को सीखने का मिलता है। आप लोग जितने भी माशरे हम बैठे हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोगों ने काफ़ी क्रिकेट खेली भी है माशाल्लाह से, तो एक प्लेटफॉर्म हमें ज़बरदस्त मिला है। बाकी आप लोगों की इजाज़त मुझे मिल जाती, मैं अमेरिका इंग्लैंड चला जाता हूँ, फाउंडेशन के काम भी हो जाते हैं मेरे, तो वो एक सेकंड इनिंग है इंशाल्लाह, और वो सेकंड इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है मेरी, और उस सेकंड इनिंग में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए ही चाहिए होगा, ताकि मैं स्ट्रॉन्ग फील करूँ और जाके जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव्स लिए हमने उसको पूरा कर सके पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह, जिस तरह फर्स्ट इनिंग में आप सक्सेसफुल रहे हैं, आप सेकंड इनिंग में उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। बट कोयटा ग्लैडिएटर्स की सक्सेस लाला कहीं दिखी नहीं हमको। कल तो चैलेंज ही नहीं किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को। सवेरा बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे। कोयटा ठीक है, हमें इस बार हमारी उम्मीदें पहले की निस्बत ज्यादा बढ़ी हुई थी, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी लास्ट मैच में की है बिल्कुल समझ नहीं आया। आई मीन के कहीं पार्टनरशिप नजर नहीं आई। देखिए सवेरा, आपके ना जो 6-7 बैट्समैन होते हैं, इसमें एक रन करता है, 60-70 रन करता है, बाकी 25-30-20 रन करके आपका आराम से 170 प्लस स्कोर लग जाता है। बल्कि अगर आप उनकी बैटिंग देखें इस्लामाबाद की, तो मेरे ख्याल में गुप्टिल ने 50 की है, बाकी 20, 23, 19, 17 करके उन्होंने 170 प्लस कर दिया है।
तो आई मीन कि कहीं क्वेटा की तरफ से वो पार्टनरशिप्स नजर नहीं आई। हम शुरू के नए बॉल से विकेट लेने की बात करते हैं, तो आपके नए बॉल से तो इमाद वसीम ने मैच खत्म कर दिया था मेरे ख्याल में। इमाद ने, नसीम ने, ऊपर के आपके दो बॉलर्स ने आपको मैच जितवा दिया था उन्होंने ऊपर से। तो आई मीन कि ऊपर से भी मैच जीत गए थे। आई डोंट कोई एटीट्यूड समझ नहीं आया, कोई फाइटिंग स्पिरिट जो नजर आती है। आप लड़के हारते हो, सबको मजा आता है देखने में मैच, लेकिन कहीं फाइट नजर नहीं आई और इस्लामाबाद आराम से जीत गया। बल्कि और मैं और मुशी भाई तो वोट दे रहे थे कि क्वेटा जीतेगा ये मैच। हाँ, प्रेडिक्शन तो चले आप लोगों की गलत हो गई, बट यस, इमाद वसीम, लाला इमाद वसीम इज ब्लूमिंग राइट नाउ। मतलब ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस, मतलब इज ही प्रूविंग अ पॉइंट ऑन एंड ऑन कि यस गलती कर दी, मुझे थोड़ा सा इधर उधर इग्नोर करके शायद वर्ल्ड कप में आसानी हो जाती है हमारे साथ। सवेरा इमाद वसीम ने लास्ट मैच मेरे ख्याल में बैटिंग में जितवाया, ये मैच बॉलिंग। तो एक ऐसा यूटिलिटी क्रिकेटर है जिसकी डिमांड काफी है, एक ऑलराउंडर की, अच्छे ऑलराउंडर्स की डिमांड T20 और वनडे क्रिकेट में बहुत ज्यादा। आई मीन के इमाद ने मेरे ख्याल में तो बहुत जज्बाती फैसला किया, जरूरत नहीं थी। मेरी शाहीन से भी बात हुई थी जब शाहीन कप्तान बना था, मैंने कहा इन प्लेयरों को मनाओ, आप इनको वापस लेके आओ, इनको आपके आने से पता होना चाहिए कि यार देयर इज अ होप। तो आई मीन के इनको वापस आना चाहिए इन लड़कों को। इमाद वसीम की परफॉर्मेंस की बात करूं या इवन के मैं मोहम्मद आमिर को ना इस वक्त भी शाहीन हो गए या नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये उस कैटेगरी में आता है। मोहम्मद आमिर अभी भी मेरे ख्याल में बहुत सारे जो पाकिस्तान से बॉलर, फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, उनमें अभी भी मोहम्मद आमिर बहुत बेहतर है। जिस तरीके से वो नया बॉल करता है, मेरे ख्याल में इतना अच्छा बॉल मोहम्मद आमिर नया बॉल करता है कि मेरी कभी कभार उम्मीद होती है कि यार शाहीन इस लाइन और लेंथ पे नया बॉल शाहीन को करना चाहिए। या जो आखिरी के ओवर होते हैं कि मोहम्मद आमिर जो आखिरी के ओवर करता है, मेरी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स आखिर के ओवर इस तरह करने चाहिए। तो मोहम्मद आमिर अभी भी मैं समझता हूं कि वो अपनी आराम से 11 लड़कों के अंदर अपनी जगह आराम से बना सकता है। तो ये इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, इनके अंदर क्रिकेट है, खेलना चाहिए। पाकिस्तान से खेलने का मजा ही कुछ और है। पाकिस्तान से खेलने का मजा ही कुछ और है। तो ये तो पीजे साहब वापसी का है एक तरह से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए अब बेहतर मुस्तकबिल के लिए कि मोहम्मद आमिर को इतने साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए, लेकिन आज भी शाहिद साहब ये मान रहे हैं कि वो अभी भी ये उन खिलाड़ियों के साथ नज़र आते हैं। आप शाहिद अफरीदी को भी मौका दो ना, अभी ही विल स्टिल परफॉर्म वेल ऑनेस्टली, आई टेल यू। अच्छा, हाँ, आई टेल यू। देखो, ये कई लोगों में होता है कि आप यू ऑलवेज ऑन स्टैंड बाय, बट पर्टिकुलरली दोस पीपल। आप ये एक्चुअली कह रहे हैं, सार्कास्टिकली कह रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली कह रहा हूँ, मैं एक्चुअली कह रहा हूँ। और ये सब चीज़ डिपेंड करती है आपकी फिटनेस पे। अगर आप फिटनेस मेंटेन रखते रहो तो आप आ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे ने कहा जी मैं रिटायर हो, यार ये जब ये संभाले नहीं जा रहे थे मैल्कम, ये क्या कहते हैं, माइकल होल्डिंग और ये रॉबर्ट्स और ये सारे ये बॉलर्स, वो डेविड स्टील को ले आए थे, जो ब्रायन क्लोज को ले आए थे, उसको उन्होंने मार मार के इधर उनको नीला पीला कर दिया था। खड़े रहे थे वो ओवल के ऊपर, ओवल टेस्ट पे खड़े रहे। क्यों? क्योंकि जब सर्विस मुल्क कहता है ना, तो पीपल लाइक शाहिद अफरीदी एंड ये दूसरे का क्या नाम है जिसको भी कहा, इमाद, दे शुड कम बैक, व्हाई नॉट? ये क्या बात होगी रिटायर हो गए? नो, as long as your fitness is there and I think you're always ready to serve your country. I agree with शाहिद, पाकिस्तान का खेलने का मजा कुछ और है। पीजे मीर साहब, इतने अरसे तक हम शोएब मलिक के लिए बात करते रहे कि फिटनेस है, बट फिटनेस के साथ परफॉर्मेंसेस मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूर होती है। बट वक्त जो है इस वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कह रहे हैं। बात पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के हवाले से हुई है ब्रेक में जाने से पहले जिनको पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिल रहा, और बड़ी अहम और दिलचस्प गुफ्तगू इस हवाले से भी है कि आज भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट समझने वाले ये समझते हैं कि मोहम्मद आमिर आज भी पाकिस्तान से बेहतर हैं। मोहम्मद हारिस रऊफ को आप देख लें, शाहनवाज धानी को देख लें, हसनैन को देख लें, शाहीन को देख लें, नसीम को देख लें, ये सारे के सारे बॉलर्स की मौजूदगी में भी आज मोहम्मद आमिर अपनी अफादियत बरकरार रखे हुए हैं। तो फिटनेस आपके ख्याल में फिर इसकी एक बड़ी वजह है? ऑब्वियसली फिटनेस तो है ही, और अपना ख्याल रखना। हमने मुझे भाई उस दिन भी ये बात की थी कि अभी भी ड्यूरिंग PSL आपने देखा होगा 2 ऐसे मैचेस, एक तो बारिश हो गई थी, 2 ऐसे मैचेस थे जिसमें मोहम्मद आमिर टुक रेस्ट,
अब वो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था या वो मोहम्मद आमिर के जो पर्सनल फिजियो हैं उन्होंने डिसाइड किया था? दैट इज़ द क्वेश्चन कि आप अपनी बॉडी को किस तरह मेंटेन रखेंगे। एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़। आई थिंक उसको क्रेडिट देना चाहिए। पिछले दिनों में हमने डिस्कस किया है कि पर्सनल तौर पे वो अपनी जेब से पैसा लगा रहा है अपनी फिटनेस के ऊपर, और अपनी टीम अब जहाँ पे भी जाके वो लीग क्रिकेट खेलता है वो अपना पर्सनल ट्रेनर साथ ट्रेवल करवाता है, और ये एक प्रोफेशनलिज्म की बहुत अहम कहते हैं निशानी है कि उसको पता है कि मैंने पैसा कमाना तो पैसा लगाना पड़ेगा। इट्स लाइक अ बिजनेस नाउ, यू नो, यू स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ एंड यू विल गेट मनी आउट ऑफ इट। तो अब ये सारा सिनारियो जो मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं, स्किल लेवल तो था ना, अब उसने फिटनेस पे काम किया, उसको पता है कि मेरी एज ज़्यादा हो रही है, तो आई थिंक उसकी फिटनेस के साथ साथ जो उसका माइंड सेट है ना, कहते हैं ना एज मेक यू थिंक, पैशन मेक यू यंग, ये अगर दोनों का कंबाइन किया जाए तो यू विल बी विनर बेसिकली। तो अब ये जो आमिर ने जो आप कल देखा है कि थर्ड मैन और फाइनल लेग ऊपर लेके तो वो आप बाउंसर मार देते हो। अब ये दिलेरी का काम है, और बैट्समैन को प्रोएक्टिवली सोच भी नहीं सकता बंदा कि ये मुझे बाउंसर भी मार सकता है। उसने फ़हीम अशरफ को क्या किया, उसने फ़हीम अशरफ को स्लो बाउंसर मार दिया, आउट किया। उसके बाद जब बैट्समैन तैयार होता है उसके बाउंसर के लिए, वो वाइड यॉर्कर मार देता है। फील्डिंग के साथ वो कहते हैं ना, एक बॉल के लिए कभी 20-20 में वाइड बॉल क्रिकेट के साथ यू कैन नॉट सेट अ फील्ड फॉर 1 बॉल, यू हैव टू सेट अ फील्ड फॉर 2 बॉल्स। मतलब एक ही बॉल के ऊपर आपने बॉल करना है, बैट्समैन को पता हो कि ये बाउंसर भी मार सकता है, यॉर्कर भी मार सकता है। तो इसके लिए फील्ड पोजीशन का उसको आमिर को बहुत पता है। ही प्लेज हिज फील्डर्स वेरी वेल एंड एक्सपीरियंस है उसके साथ। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम फिटनेस की कर रहे हैं, आई थिंक हिज फिटनेस स्पीक्स हिमसेल्फ कि अभी भी वो तगड़ा है, अभी भी उसकी पेस उतनी है, 135 के करीब चलता है। और नया बॉल जैसे शाहिद ने कहा कि वो सबसे अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो असेस करता है कि स्विंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर स्विंग नहीं हो रहा तो वो सिंपल पे आ जाता है, कटर मारना शुरू कर देता है, वो वाइड बेसिक्स पे आ जाता है। तो आई थिंक उसको क्रेडिट देना चाहिए, और इसीलिए ये सबसे अभी भी आगे है क्योंकि उसको गेम अवेयरनेस है, गेम स्ट्रीट स्मार्ट है, और उसके साथ साथ अपनी फिटनेस के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। आई थिंक इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इज विन विन सिचुएशन इफ़ यू डू दैट। बिल्कुल, स्विंग भी इंपॉर्टेंट है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। आप समझते हैं इन दिनों तो पेस की बहुत बात होती है, लेकिन कितना अहम है कि एक फास्ट बॉलर के पास स्विंग भी हो। हाँ, इस पे बात हाफिज़ साहब मैं यही कह सकता हूँ कि स्पीड हमारे एक कल्चर बन गया कि जब से शोएब अख्तर है जी स्पीड स्टार तेज होना चाहिए, वो सिर्फ शोएब अख्तर ही कर सकता है। ठीक है, ये वक़ार यूनुस अगर उस वक्त मशीन गन होती ना तो वक़ार यूनुस इनसे तेज़ था। मैं आपको सही ये वो बात बता रहा हूँ कि जो हकीकत है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारा माइंड सेट बन गया जी शोएब अख्तर होना चाहिए। शोएब अख्तर वो एक ही हुआ है, वो एक्सेप्शनल केस है, उसको तो आप साइड पे कर दें। जो हमारे मैंने जितने कोचों के साथ इधर काम किया है, जो फास्ट बॉलर के गुरु माने जाते हैं, तो वो कहते हैं स्पीड बड़ी होनी चाहिए। मैंने उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ, मैंने लाहौर कलंदर के साथ काम किया। ठीक है, वहाँ पे इतने अच्छे बॉलर आए, आकिब जुवैद ने सिर्फ यही रखा कि जी मुझे 140 से ऊपर वाले बॉलर चाहिए, और भाई जो आपकी खुद स्पीड 135 थी, और आपने दुनिया के इतने बड़े बैट्समैनों को नचाया। ठीक है, किस वजह से? स्विंग की वजह से। अगर आपके पास पेस है और स्विंग नहीं है, आप बिल्कुल फारिग हैं। स्विंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आपकी स्विंग नहीं है, उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ। मोहम्मद आसिफ 130-135 में गेंद तो उसने पूरी दुनिया को नचा दिया। ठीक है, स्विंग है थी ना, स्विंग थी, लेकिन लेंथ और स्विंग, वो कहते हैं कि लाइन इज टेम्परेरी, लेंथ इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है, लेंथ आपकी अच्छी होगी ना। हाँ, मैं अपनी मिसाल तो अपने मुंह से मियां मिट्ठू तो बन जाए थोड़ी देर बन जाता। ठीक है, हाँ, मुझे इमरान खान कहा करते थे कि इनके ये भी एक गवाह है कि अगर ये दुनिया की किसी और टीम में होता तो ये कभी वनडे क्रिकेट से कभी बाहर ना होता, क्योंकि इस टीम में वसीम, वकार, आकिब, इमरान भाई थे। ये इनके सामने कहा करते थे कि जितनी इसकी लाइन लेंथ अच्छी है, इसको हिट पड़ ही नहीं सकती। और मेरे सामने ब्रायन लारा, तेंदुलकर दुनिया के ये सबसे टॉप के बैट्समैन हुए, और मैं इनको कहता होता था कि आप मुझे हिट नहीं मार सकते। और इसके आप मेरे फिगर्स देख रहे हैं ब्रायन लारा के और तेंदुलकर के खिलाफ। तेंदुलकर 3 दफ़ा मेरे सामने है, मैंने 3 दफ़ा आउट किया। ठीक है, लेकिन वो होती है कि आपके जो
कॉन्फिडेंस, यस, जो दिलेरी होती है ना, गेंद करना, चौका छिक्का पड़ना, ये जैसे वो शेख रशीद कहते हैं ना कि हथकड़ी जेवर है, तो चौका छिक्का पड़ना ये फास्ट बॉलर का की हथकड़ी है। हाँ। इससे तो डरना ही नहीं है। हाँ। जो फास्ट बॉलर चौके छिक्के से डरता है ना कि मुझे चौका ना पड़ जाए, वो फास्ट बॉलर कामयाब नहीं हो सकता। रिचर्डसन क्यों? हाँ, रिची ऐसा प्लेयर था, अगर मैं दुनिया में किसी से थोड़ा घबराया हूँ ना, क्योंकि ये दुनिया में हर कोई प्लेयर किसी ना किसी से घबराता जरूर है। बिल्कुल। ठीक है, ये ऐसा नहीं हुआ कि कोई घबराया नहीं। इमरान खान भी विव रिचर्ड को बाउंसर करते हुए घबराता था। अच्छा, ठीक है। इसी तरह मैं भी रिची रिचर्डसन, चलो उसका छोटे से मैं भी घबराता था। ठीक है। तो बात फिर आ जाती है, मैं उसी पे आ रहा हूँ स्विंग पे। तो फास्ट बॉलर के लिए स्विंग वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ठीक है, हमारा सिस्टम में ये आ गया जी, तेज होना चाहिए, तेज होना होती क्यों नहीं स्विंग, होती क्यों नहीं फिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की? सर स्विंग क्यों नहीं होती? क्योंकि इस वजह से नहीं होती कि आपको या आपके जो नेचुरल जो स्विंग होती है ना, वो नेचुरल आपके पास होती है, स्विंग बनाई नहीं जाती। अच्छा, ठीक है, स्किल नहीं होता। स्विंग जो है, स्विंग करना एक स्किल, स्विंग करना एक आर्ट है। ओके, तो ठीक है। आज देखिए ना, अगर मैं गेंद लाया हूँ, पहले तो इसकी ग्रिप आपको पता होनी चाहिए कि किस ग्रिप से बॉल पकड़ना है। नहीं तो अता साहब, जो हमने एक डिबेट पहले की थी, क्या वो वाली फिर बात सही है कि स्पीड तो इज टैलेंट, बट स्विंगिंग द बॉल इज समथिंग, दिस इज द आर्ट, वो स्किल है ना, दैट यू कैन डेवलप फर्दर ऑन। डेवलप कैसे होनी है? हमारा डेवलप करने का जो अब तरीका आ रहा है, 4 ओवर में कोई डेवलप नहीं होती। हाँ, 4 ओवर में या 10 ओवर में डेवलप नहीं होती। इसके पीछे महीने लगते हैं। हम फास्ट बॉलर से कोई चीज सीखी है ना हमने, तो उसके लिए 1 दिन या 2 दिन नहीं लगते थे। ठीक, को 10-15 दिन उसको ट्राई करते थे नेट में, फिर जाके मैच में ट्राई करते थे। हाँ बिल्कुल, आप वो स्किल तो जब भी डेवलप होगा जब आप रिगरसली काम करें। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। हाँ। हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है वो हमारे ये लैपटॉप आ गया, या हमारा जो एक किस्म का हमने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पीछे वैसे ही आ जाएंगे अगर आपके पास स्किल है। बिल्कुल, वो पैसा तो खुद ही आ जाएगा आपके पास। जो प्रोफेशन है ना, उस प्रोफेशन के साथ अगर आप सिंसियर हैं, तो उसमें आप कामयाब हो गए। एग्जैक्टली, आप अपने स्किल्स डेवलप कर लें तो आप मूव ऑन कर सकते हैं और आगे आपको और जो ये मैं आपके ज़रिए से मैं पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर उनको बता देता हूँ कि प्रैक्टिस से आप परफेक्ट होंगे। बिल्कुल, अगर आपने हम जितने भी दुनिया के फास्ट बॉलर हुए हैं वो रोजाना 1.5 से 2 घंटे नेट में प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, और ये कहते हैं कि स्विंग कंट्रोल कैसे होता है। बॉल विकेटों में क्यों नहीं जाता, इधर उधर होता है। उसकी सबसे बड़ी एक मैं ये किसी को मैंने बताया नहीं है। अगर स्विंग नहीं होता तो अगर हम कहें कि थोड़ी देर आप ज़रा इसके ऊपर काम करें कि कैसे हम नौजवानों को ये बता सकते हैं, तो शायद अफरीदी साहब से भी कुछ उनकी भी माहिराना राय शामिल करें। आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। करें ना, ताकि हम कर सकते हैं ना। दादा ये देखिए, ये एक बात हो रही है क्योंकि हमने खेली है। बोलने दो, रोजा बड़ा अच्छा गुजर रहा है। सुन रहे नहीं भाई, ये तो आपका हौसला है कि आप मुझे सुन रहे हैं। उन्होंने खेली है और शायद वो अता के बड़ा हम्बल है कि मान गया है, कहता आपकी बड़ी मेहरबानी है, तो आपका हौसला, आप सुन रहे हैं मेरी बात। नहीं, अता ने बड़ी अच्छी बात की है। ये रिवर्स स्विंग आपको पता है कहाँ से आई? नहीं, अता की तो अपनी अदाएं हैं। मुझे जब ये खेलता था तो वो इसके अंदर वो बड़ा हमेशा डाउन टू अर्थ रहा है ये खेलते वक्त जमाने में। ये सही कह रही है। मुझे देखे, मैं यार आपका बड़ा फैन भी हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैंने तेंदुलकर को भी आउट किया, लारा को भी आउट किया और शाहिद भाई को भी आउट किया। और ये कैसे आउट किया था?
शायद को मैंने स्लिप में आउट किया था किजाफी मुझे स्टेडियम आउट किया अता ने, डिपार्टमेंट मैच में आउट किया था लाहौर में, बहुत अच्छा स्पेल किया था अता ने। शायद भाई, लेकिन मैं आपका जितनी दिलेरी से आप खेलते हैं ना, मैं मुझे वो दिलेरी ही पसंद है आपकी। क्या बात है। बट लाला एक बहुत अच्छी एक डिबेट यहाँ पे ये चल रही है कि टैलेंट वर्सेस स्किल्स। टैलेंट तो होता है और टैलेंट तो नेचुरली टैलेंट एक प्लेयर के पास होता है, मगर जब तक वो उस पर स्किल्स नहीं डेवलप करता वो एक ग्रेट प्लेयर नहीं बन सकता। शायद को आवाज नहीं गई। लाला आवाज आई है आपको? नहीं, मुझे लगता है उनको। अच्छा जी, वैसे आप जब तक वो सॉरी अच्छा सवेरा क्या कह रहा आपने, कोई स्किल की बात की है? जी लाला, टैलेंट हमारी एक डिबेट हो रही थी कि टैलेंट तो होता है, एक नेचुरली बॉर्न टैलेंट आपके पास होता है, मगर अगर आपके पास स्किल ना हो या आपने स्किल डेवलप ना किया हो सही तरीके से, तो आप फिर मतलब आप बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात है सवेरा, ये टैलेंट अपनी जगह, लेकिन स्किल्स वक्त के साथ साथ डेवलप करने पड़ते हैं आपको। अब जितने भी नए क्रिकेटर्स हैं ये डिफरेंट स्किल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि रन्स किस तरह निकालने हैं या बॉलिंग में बचना किस तरह है, क्योंकि क्रिकेट इतनी हो गई है कि आपको नए स्किल्स के साथ अगर अपने आप को मेंटेन एज अ अच्छा टॉप परफॉर्मर रहना है या नंबर 1 नंबर 2 रहना है, तो आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, अपने आप को नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं आपको टॉप लेवल पे रहने के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आई थिंक ये शायद की बात जो है अता ने भी बात की है, जो आपकी फिर बार बार हम बात करते हैं, रेड बॉल क्रिकेट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न योर स्किल। अब ये जो स्किल की बात कर रहे हैं, अब मैं एज ए लेग स्पिनर खेला, मेरा गूगली भी था, लेग ब्रेक कम होता था, फिर मैंने लेग ब्रेक ज़्यादा कोशिश की सीखने की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लोग आप गूगली की तरफ खेलते हैं तो मेरा लेग ब्रेक तो होता नहीं इतना। तो आपने वो स्किल को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ से सीखना पड़ेगा? फिर आप शेन वॉर्न को देखते हैं, फिर किसी ऐसे बॉलर को देखते हैं जिससे आप सीखने की कोशिश करते हैं। मैं याद है समरसेट से खेल रहा था, वकार यूनुस मुझे मिलने आए, तो वहाँ एक हमारा फास्ट बॉलर था, मीडियम फास्ट बॉलर, जैसे अता ने कहा ना कि कई दफ़ा हम डिस्कार्ड कर देते हैं, पेस कम हो मगर स्विंग के ऊपर बिलीव नहीं करते, तो वो बड़ा अच्छा स्विंग कर रहा था, आउट स्विंग, और उसका लगातार आउट स्विंग हो रहा था। मैच खत्म हुआ तो वकार कहता यार आई वांट टू मीट दैट गाय, तो मैं उसके पास ले गया वकार को, तो वकार उसका ग्राम रोज था उसका नाम, तो उसने कहा कि जी तेरा आउटस्विंग कैसा होता है? उसने सिर्फ इतना कहा कि आई लॉक माई रिस्ट लाइक दिस। ये स्किल है जो इंटरनेशनल क्रिकेटर एक काउंटी क्रिकेटर से सीख रहा है कि मैंने अपना लॉक किया रिस्ट और लॉक करके मैं बैक स्पिन करता हूँ, पीछे को गेंद करता हूँ, तो मेरा नेचुरली आउटस्विंग हो जाता है। तो एक रिस्ट को ना तोड़ने के ऊपर आपका आउटस्विंग होता है। अब एक बंदे को पता चल जाता है, अब उसको ये थ्योरी तो समझ आ गई, इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, यू नो, अप्लाई अगेन एंड अगेन, एज अता सेड कि आपको घंटे लगते हैं, फिर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाकर उसको करना है। मेरा गेंद ड्रिफ्ट नहीं होता था, शाहिद का गेंद लंबा ड्रिफ्ट होता था, फिर वो मैंने ड्रिफ्ट अपना सीखा कि किस तरह इनका ड्रिफ्ट होता है लोगों का। तो वो आपको एज ए लेग स्पिनर सीखना होता है कि मैंने पुश करना है अंदर की तरफ, फिर मैंने एंड में उंगली मारनी है, और उंगली मारूंगा तो गेंद हवा में अंदर आएगा, फिर पड़ के लेग स्पिन होगा, वो और भी डेंजरस हो जाता है। अगर वो ना स्पिन हो तो बैट्समैन भी फंस जाता है, बॉलर को भी नहीं पता होता। तो ये आपने सीखना होता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ओवर 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 करके। और प्रैक्टिस में कहते हैं ना, फिर बात करता हूं, यू स्वेट मोर इन द नेट्स, यू विल स्वेट लेस इन द गेम। आपने जितना डेडिकेशन के साथ नेट प्रैक्टिस करते हो ना, वो नेट प्रैक्टिस को फिर उठा के आपने मैच में लेके जाना है, ये बड़े प्लेयर की। आज हम बात करते हैं रिवर्स स्विंग की जी। आपको पता है इसमें कितना टाइम लगा है? 1 साल, 1 साल से ऊपर। ये क्वींस रोड पे तालाब वाला एक ग्राउंड होती थी, सीमेंट पे क्रिकेट, पंजाब क्लब नहीं जी, पता नहीं कौन, वो एफजेएमसी के हॉस्टल वाली साइड पे। बिल्कुल वहाँ ये, अच्छा ये आपको पता है ये डिस्कवर किसने किया? किसने? माय अंकल सलीम मीर। इन्होंने सरफराज नवाज को सिखाया उस नेट के ऊपर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते थे। मैं तो स्कूल में था 8th क्लास, तो आई यूज्ड टू वॉच, तो वो लड़के आउट नहीं होते थे। इन्होंने क्या किया, एक गेंद को पहले गीला किया, ठीक है, पुराने गेंद को, उस वक्त लेदर कुछ और था, उसमें अंदर कॉक होता था क्रिकेट के बॉल के अंदर, उसको करके हैवी करके फिर मूवमेंट हुई। बाद में फिर वो ठीकरी का काम शुरू हो गया, क्योंकि वो आप जिस तरह जहाज के पर लेके जाते हैं उस तरह ठीकरी शुरू हुई, हमने सबने इस्तेमाल किया फर्स्ट क्लास में। फिर वहाँ से जब शुरू हुआ, फिर इमरान को बताया इसने, इमरान के बाद इमरान ने तो यूज़ किया था 81 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जब इसने पागल कर दिया था सारों को। फिर उसके बाद ये वसीम आए, वकार आए, यू नो, आके। लेकिन रिवर्स स्विंग जिसको मर्जी बता दो, इट इज़ द आर्ट ऑफ डूइंग इट। ये जो बात कर रहे हैं,
जॉन लीवर ने भी वैसलीन लगाई थी 76 की सीरीज के अंदर। लेकिन ये आर्ट होता है, हर बंदा नहीं रिवर्स स्विंग कर सकता। ये आप ट्राई करके देख लो, ये आपका आर्ट होता है, स्किल होता है कि किस तरह आप यूज करो। देखो ना, गाड़ी बिठा दिया स्टीयरिंग पे, गाड़ी चलाना भी तो आने है ना। तो उसको जिसको आर्ट ही नहीं आता, जो मर्जी आप कर लो वो नहीं कर सकते। इंग्लैंड में बड़े लोगों ने कोशिश की रिवर्स स्विंग करने की, नहीं, लेकिन जिन्होंने पकड़ लिया उन्होंने पकड़ लिया। आप इसमें ना पीजे भाई, जो रिवर्स स्विंग होती है, हाउ टू कंट्रोल द स्विंग, दैट्स राइट। ठीक है। अब बात अब होता है कि रिवर्स स्विंग तो आपने बॉल तो बना लिया जी, अब आइडिया किस एंगल से आपने स्विंग करानी है पहले तो देखना बनाना क्या होता है बॉल। जी, ये सही, ये बड़ी हाँ, टेक्निकल टर्म किसने इस्तेमाल की है। हाँ, बनाना क्या होता है, गेंद अगर सरफेस रफ हो ना तो गेंद खुद ब खुद बन जाता है। हाँ। अच्छा, ठीक है। ग्रासी पे गेंद थोड़ा सा बनाना पड़ता है था, अब नहीं। नहीं, अब तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब तो गेंद बनाना बहुत मुश्किल है। अल्फाज बड़े सोच के बोल रहे हैं। अगर नेचुरल कहते ना था, फोन नहीं कर सकते। देखिए ना, देखिए मैंने जो मेरा जो था वो मुझे बना हुआ बॉल नहीं मिलता था। मुझे सेमी न्यू बॉल मिलता, क्योंकि फर्स्ट चेंज पे बॉल बनाने में भी 15-20 ओवर चाहिए जी। सेमी न्यू बॉल मुझे मिलता तो वो मेरी नेचुरल। सबसे अच्छा बॉल कौन बनाता था? हाँ, नहीं, सबसे अच्छा गेंद बासित भाई बनाते थे। बासित भाई, हाँ जी, और आसफ भाई हमारे बनाते थे। लेकिन ये हमारा आर्ट था, आसिम मुश्तबा। हाँ, आसिम मुश्तबा साहब। लेकिन ये हमारा आर्ट था कि हम कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो थे आर्ट आपका था। आर्ट देखे, हम गोरों के पास नहीं था, लेकिन जब उनको पता चला, उन्होंने अडॉप्ट किया ना, ये हमारा ये अडॉप्ट की हुई चीज है। नहीं, मगर इस चीज को हमें एक बाइफिकेशन दूसरी होनी चाहिए कि क्या रिवर्स कंट्रोल स्विंग हमेशा एक इलीगल तरीके से ही बनेगी या रिवर्स स्विंग वैसे भी की जा सकती है? इलीगल तरीके से बनी थी शुरुआत, ऐसी हुई शुरुआत। जो चीज पहले जो चीज पहले इलीगल थी तो वो अब लीगल तो नहीं हो सकती ना। जिसका स्टार्ट ही गलत था तो वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये एक फास्ट बॉलर के पास इमरान भाई ने भी इसी पे केस जीता था ना, बॉथम से, इसी चीज पे कि हम करते हैं। यह हर दुनिया का हर फास्ट बॉलर करता था उस वक्त, लेकिन करने का तरीका आना चाहिए। नहीं, अब आजकल कैसे फिर रिवर्स स्विंग करते हैं? आजकल बॉल इतना दोनों एंड से नियाम गेंद लगता है तो बनाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। इसी वजह से आजकल फास्ट बॉलर को उस तरह की स्विंग नहीं मिल रही या इतनी विकेटें नहीं मिलती। फास्ट बॉलर को कुट ज्यादा पड़ जाता है। रिवर्स स्विंग तो कर रहे हैं मुझे भाई, आजकल कैसे वो 50 ओवर के मैचों में मिलता है, लेकिन 20 के ओवरों के मैचेस में आपको इतना रिवर्स स्विंग सही दस ना, सही दस। अगर सरफराज नवाज गेंद कर रहा है ना, तो इधर से मोहसिन कमाल गेंद कर रहा है और बड़े अच्छे गेंद कर रहा है, लेकिन मोहसिन क्या करता था, वो दोनों साइड कर देता था। ठीक है। तो सरफराज फिर वो उसकी जो आपने जबान हर चीज वो रिवायती अंदाज में वो करके मसलन तीजे भाई ने खोल दिया ना, तीजे भाई ने बात खोल दिया। मसला यह होता था कि गेंद किया, आपने अगर शाइन कर दिया, एक रफ कर दिया, जब दूसरे फास्ट बॉलर को देना थोड़ा और वहाँ जब उतनी देर में वो बॉल खुश्क होएगा, ओवर तो हो जाना, वो फिर आपके पास उसी हालत में अच्छी हालत में गेंद आपके पास है। अगर वो कर देना तो सरफराज को फेंटी पड़ जाए, उधर से उधर मारे इधर मारे। अच्छा, फिर उसने बड़ी अच्छी जबान इस्तेमाल की, माशाल्लाह, रमजान है। तो उसके बाद उसने गेंद मुझे दे देना, क्योंकि मैं तो करता था। तो मुझे देख के ना, हालांकि मेरी पेस उसके मुकाबले में नहीं थी, लेकिन हर चीज वो कर आके मैं हफ जाऊं उधर गेंद तैयार कर मेरा काम सिर्फ गेंद तैयार करना था, खुदा की कसम। एंड सरफराज ने फिर उधर से उधर उसका हाइट था ना, उसका हाई आर्म एक्शन, उसके साथ गद्दाफी के ऊपर गेंद काफी मूव करता था। तो जो गेंद ना मूव करे, यही बात कर रहा है, या उसने उसने क्या है कि वो दूसरे आसिम मुश्तबा हो गया, दूसरे लड़के होते थे टीम के अंदर,
जो कि गेंद तैयार कर रहे होते थे। मतलब खेलना सिर्फ जो है वो एक टैलेंट नहीं था, स्किल्स जो है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होती थी। सो यस, मगर अब जो बॉलर्स अभी भी रिवर्स स्विंग करना मैनेज करते हैं वो कैसे करते हैं वो भी हम जानेंगे। मुझे भाई आपसे मैं जरूर पूछूंगी, मगर साथ ही साथ आज खेला जाएगा दी सेकंड एलिमिनेटर, जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड का आमना सामना होगा पेशावर ज़ल्मी से। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ द स्टार ऑफ दिस PSL जो हमें दिखा बाबर आजम के साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ साइम अयूब, उसका इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हो रही है, ऑब्वियसली क्रिकेट ही रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, मगर फास्ट बॉलर्स के ऊपर मेन फोकस था हमारा, बिकॉज हम रिवर्स स्विंग के बारे में बात कर रहे थे। पास्ट में यस कैमरास कम होते थे और बहुत सारी तरीके होते थे रिवर्स स्विंग अप्लाई करने के या रिवर्स स्विंग करने के, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जब बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है, इतने कैमराज हैं, यू कैन नॉट जस्ट बी देयर एंड डू समथिंग एंड नॉट बिकम कॉट और नॉट बीन कॉट। तो देखना यह है कि फिर अब जो रिवर्स स्विंग करते हैं वो बॉलर्स क्या करते हैं, वो किस तरह, हाउ डू दे मैनेज मेकिंग दैट बॉल जो कि रिवर्स स्विंग के लिए आपको जरूर। आई थिंक क्विकली बिफोर आई आस्क अताव रहमान एक क्वेश्चन करूंगा। रिवर्स स्विंग का आज एज ए कोच, बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोचिंग करने का मौका मिलता है अल्लाह के फजल से, तो जब बॉल आपको पहले 2-3 ओवरों में छक्के पड़ते हैं ना, वो छक्के जब आपके स्टैंडों में पड़ते हैं तो आपने देखना होता है कि किस तरफ से आपको रफ एरिया मिला है। उस रफ एरिया को आपने प्रोटेक्ट करना और दूसरे एंड को आपने शाइन करना है। बड़ा सिंपल फंडा है आजकल। आपने अगर सरफेस ऐसा है तो वन बाउंस थ्रो करनी है कीपर को। पिच के ऊपर ड्राई हिस्से के ऊपर आपने वो हिस्सा मारना है जो कि आपका ऑलरेडी छिक्के की वजह से छिल गया हुआ है। तो जब आपका रफ साइड बढ़ता जा रहा है तो आप देखें कल मोहम्मद वसीम जूनियर ने कल आखिरी ओवर बहुत अच्छे यॉर्कर मारे क्योंकि उनका टेल इन हो रहा था, रिवर्स हो रहा था। वो रिवर्स इसलिए होता है कि छक्के जब पड़ते हैं तो बॉल रफ होता है। जो टीमें बॉल का ख्याल रखना शुरू कर देती हैं आखिर 6 ओवर से लेके आखिरी 15-16 ओवर तक, इसलिए मोहम्मद आमिर और जितने भी बॉलर अभी तक सक्सेसफुल हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्लीज़ कीप लुकिंग आफ्टर द बॉल गाइज, क्योंकि दोनों तरफ से आपने गीला नहीं होने देना, एक तरफ रफ करना है और एक तरफ शाइन करना है, एंड दैट इज द आर्ट राइट नाउ। और बाकी आपका जो क्वेश्चन है, जिस तरह कहते हैं कि इस समा के तवस्सुल से ये अता बताएंगे कि आउट स्विंग का या कोई ग्रिप करने का क्या तरीका है जो कोचेस जिनको नहीं मिलते, तो आई थिंक आई वुड आस्क अता टू डू दैट प्लीज। हाँ जी, खड़ा होकर बताना पड़ेगा कि बैठ के चलें, बता दें, क्लोज कर लीजिए। जो बेसिक्स थिंग होती है ना, ये हमारे अक्सर यंगस्टरों को नहीं पता, कि बताते नहीं, क्योंकि कोचेस उस जगह पे जाते नहीं है, तो हमारा टैलेंट, रॉ टैलेंट तो साइडों पे बिखरा हुआ है, तो उनको पता नहीं होता कि गेंद को ग्रिप कैसे पकड़नी है। ठीक है, बेसिक फास्ट बॉलर की होती ही ग्रिप है कि आपने बॉल को कैसे लॉक करना है या रिस्ट लॉक कैसे करनी है, गेंद को कैसे पकड़ना है। ठीक। इसका सिंपल थ्योरी है कि अगर आप इस बॉल को उस तरह पकड़ना है, आपने जैसे आप अंडा नहीं पकड़ते, नॉट टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट। अच्छा, ठीक है, बड़ा दरमियानी प्यार से, जैसे ये मैंने पकड़ा बॉल, ये एक ग्रिप है, और उसका जो ये ग्रिप आपने कर लिया, फिर इसको आपने लॉक करना है, रिस्ट को लॉक कर लेना। हाँ जी, रिस्ट जो है ये देखें, रिस्ट लॉक, जब आप लॉक, अगर आपने लॉक नहीं किया तो आप बॉल से कंट्रोल नहीं होना, ओके, विवर्ड हो जाएगी इधर उधर, क्योंकि रिस्ट कंट्रोल नहीं ना हो रही। अगर इसके लिए सिर्फ आपके रिस्ट लॉक होना ये लाजमी है। अगर आपके रिस्ट लॉक है और बॉल आपके कंट्रोल में है तो जिधर आप चाहेंगे गेंद उधर ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो बेसिक है सीम इसका होता है कि ये बाज फास्ट, हर एक की डिफरेंट ग्रिप होती है बॉल पकड़ने की, बिकॉज़ ऑफ द हाई आर्म एक्शन। ठीक है, एंड पीजे भाई की भी डिफरेंट होगी, हर फास्ट बॉलर की डिफरेंट होती है, कोई ऐसे पकड़ता है, लेकिन जो सिंपल थ्योरी है वो सिलाई के ऊपर आपकी ये दोनों उंगलियां ये और इसमें यहाँ पे गैप होना चाहिए। बाज दफा होता है कि वो आप कोई बॉल ऐसे पकड़ लेते हैं, इससे ना तो स्विंग मिलती है ना आपकी फोर्स आती है। और ये जो ग्रिप है यही फास्ट बॉलर की ग्रिप है। अगर बाकी फिर आपका आर्ट है कि बॉल को ऐसे पकड़ लेना है तो इधर जाएगा, बॉल को ऐसे करेगा तो इन स्विंग हो जाएगा।
ये मेन जो है ना वो आपके कहने का मतलब है कि जो बंदा है वो रिस्क को लॉक कर ले, हाँ, और लॉक करने के बाद इसको परफेक्ट करने के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट, हाँ बिल्कुल, पहले एक्सपेरिमेंट ना पहले एक्सपेरिमेंट करोगे तो इधर जो कहते हैं ना, मैं बॉल कंट्रोल नहीं होता, वो इस वजह से नहीं होता। हाँ, जब आपको रिस्ट कंट्रोल है, और उसके लिए एक दूसरी चीज आपका हेड, हेड इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये अलाइनमेंट जो इस आर्म की जो अलाइनमेंट है ना, और ये लेग, फ्रंट लेग की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस, जिसको हम अलाइनमेंट कहते हैं ना, 90 डिग्री पे, ये पूरा एक पावर ही उससे जनरेट होगी अगर आपकी अलाइनमेंट सही होगी। ये कहते हैं कि पावर कैसे आएगी जी। अगर आपकी थोड़ी सी मैं बता दूं तो अगर आपकी फ्रंट लेग में खम है तो आपकी पावर इतनी नहीं आएगी। अगर आपकी लेग स्ट्रेट है तो आपका पूरा जितनी पावर है वो ट्रांसफर आपके फ्रंट लेग पे आएगी, और अगर वो स्ट्रेट है तो इससे आपको पेस और ज्यादा बढ़ेगी। एक इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बड़ी ही, हाँ। पहले जो हम टेम्परिंग होती थी ना, क्योंकि आप करते थे, इन्होंने जो अंदर टेक्निकल बात की है, अब आप नेचुरल करते हो, उसको आप टेम्परिंग नहीं कह सकते। नहीं, वो टेम्परिंग तो वो फिर यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द रूल, बट दिस इज वेयर द एम्बिग्विटी ऑफ द रूल्स इज। वो हो जाए वो ठीक है, आप करो वो गलत है। नहीं तो आप नहीं, मगर इसमें अंपायर कई दफा आपको पकड़ लेते हैं, अंपायर कहते हैं प्लीज डोंट थ्रो ऑल द टाइम, बिकॉज आप बॉल को सॉफ्ट भी कर रहे हो, डोंट यूज द रफ, कहते हैं अंपायर अक्सर। सर्कल से नहीं आप कर सकते, बाहर बाउंड्री पे आप फील्डिंग करते हो ना, तब ये बड़ी फाइन लाइन है। सर्कल वाला फील्डर अगर थ्रो मारता है ना वन बाउंस रफ के ऊपर, तो अंपायर उसको मना कर देता है। जो पॉइंट डी पॉइंट वाला, मिड ऑफ, मिड ऑन वाला, स्क्वायर लेग वाला, फाइन लेग वाला मारता है ना, उसको नहीं मना कर सकता, क्योंकि उसने तो वन बाउंस करना ही करना है। तो आई थिंक इट्स वेरी स्मार्ट थिंग। मुशीब भाई सॉरी, जो वेस्ट इंडियन थे ना, हाँ, क्योंकि गेंद जितना शाइन करेंगे ना उतना ही स्विंग होगा। अगर आप इस शाइन बॉल को नहीं करेंगे, बॉल स्विंग नहीं होगा, ठीक है। और जो वेस्ट इंडियन थे ना, वो वैजलिन लगा लेते थे। अब नहीं हो सकता ऐसा कुछ, नहीं वो लगाते थे। पहले पकड़ा गया था ना इंडिया टू ये अगेंस्ट इंडिया, जॉन इवन के ये जो क्रीम लगाते हैं, फेस क्रीम, सनब्लॉक जो है, तो वो भी तो एक किस्म का। एडर्टन ने रेत नहीं लगाई थी, एडर्टन माइकल याद है, तो जेब में थी उसकी रेत। हाँ। लेकिन अब काफी मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। और जो है, जो इस मुश्किलात के साथ भी अगर रिवर्स स्विंग कर रहे हैं तो यस, वाकई काफ़ी टैलेंट और स्किल है उस बॉलर के अंदर। बट टैलेंट और स्किल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टैलेंट एंड स्किल हाफिज हमें जो है वो पेशावर ज़ल्मी में साइम अयूब ने भी दिखाया। बाबर आजम जैसे कैलिबर वाले एक बैटर के साथ शाना बशाना एक पार्टनरशिप करना और उसके साथ साथ चलना, साइम अयूब ने वो फीचर वो दिखाया, वो अपनी वो झलक ज़रूर दिखाई। क्या कहना है साइम अयूब का अभी अपने करियर के हवाले से, PSL सीजन 9 के हवाले से? कादिर ख्वाजा ने की उनसे गुफ्तगू, आपको दिखाते और सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ पेशावर ज़ल्मी के माया नाज और स्टाइलिश बैटर साइम अयूब मौजूद है। साइम, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। साइम, सबसे पहले आगाज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हुई, न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ हुई, मौका मिला, परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, लेकिन आप जो है वो मुसलसल परफॉर्म करते आए हैं डोमेस्टिक में। कौन सी ऐसी खामी, रुकावट जिसे समझते हैं कि ये दूर होनी चाहिए ताकि मैं आगे मज़ीद परफॉर्म कर सकूं? डोमेस्टिक तो अपनी जगह है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, और मैं अपनी चीज़ों को, अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। परफॉर्मेंस मेरे हाथ में नहीं है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट जो रिज़ल्ट आए वो उतने अच्छे नहीं थे ऑब्वियसली, और मेरे करियर का स्टार्ट है। बट ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, पता चला कि आखिर वो एक्सपोजर मिला कि किस किस चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग में हमने देखा है कि ऑलराउंडर के रूप में नज़र आए हैं। ऐसा तो नहीं कि बॉलिंग की इजाफी जिम्मेदारी जो है वो बैटिंग पर असरअंदाज हो गई हो? नहीं, ये जब बॉलिंग स्टार्ट की थी तो पहले 1-2 मैचों में अच्छी बॉलिंग हुई थी, तो मैंने खुद ही अपनी मैनेजमेंट से कह दिया था कि ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करिएगा, ये बार बार हर मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं होगी, और अगर हो भी जाए तो मुझे एज अ बॉलर मत देखिएगा। मैं कर रहा हूँ जो आप लोग मुझे रोल दे रहे हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ बॉलिंग को, और इस पर मैं खुद ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, बस मुझे मिल रही है और प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मैं मिल रही है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ बॉलिंग को। बाकी ये है कि बैटिंग तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग है मेरे लिए, वो अपनी जगह है, फोकस उसी पे रहता है और प्लानिंग भी सारी उसी पे रहती है।
बॉलिंग का ही, अब टीम को जिस चीज़ से भी फ़ायदा हो वो करने के लिए तो मैं तैयार हूँ ना। बाबर आजम के साथ आप करते हैं ओपनिंग, और आपकी जोड़ी जो है वो ज़ल्मी के लिए बड़ी अहम साबित हुई है। आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान के लिए भी आप दोनों से ओपन कराई जाए तो कितना अहम होगा और कितना फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान? ज़ल्मी के लिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी साबित हुई है, और इसमें मैं अपना रोल बहुत अच्छे से और निभा सकता था। उसमें भी बहुत गुंजाइश बाकी थी जो मैं पूरी नहीं कर सका, वो भी मेरी गलती है जो मतलब मुझे आगे और बेहतर करनी होगी। पाकिस्तान की आप जहाँ तक बात करते हैं तो वो तो मेरे हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में, जिसको भी मौका मिलता है। अच्छा साहिब, आपकी एक जो शॉट है, नो लुक शॉट, उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करें ज़रा, क्योंकि आपके मदाह वो सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि कहाँ से सीखी, इसका शौक कहाँ से पड़ा, और उस पे ही आप एक दो दफ़ा आउट भी हुए, तो उस पर कभी कितना आप काम कर रहे हैं नो लुक शॉट को मज़ीद बेहतर करने के लिए? वो शॉट बेसिकली एक रिलीज शॉट है कि अगर आपके फ्रंट ऑफ द विकेट या थ्रू द लाइन शॉट्स अगर नहीं लग रहे हैं तो, या बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपको रन नहीं दे रहा है, तो फिर वो आप फाइन लेग मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर ही होता है, तो आप उसको खेल सकते हैं रिलीज शॉट के तौर पे। बट मैं उस पर उतना फोकस नहीं करता जितना मैं बाकी शॉट्स पे करता हूँ, और क्योंकि वो हर मैच में नहीं लग सकती, वो हर बॉलर पे नहीं लग सकती, और उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जी, रिस्क बहुत होता है जब नो लुक शॉट खेलते हैं साइम अयूब, और पिछले मेरे ख्याल से 2 मैचेस में उसी की अटेम्प्ट में आउट भी हुए। मुशी भाई, एक चीज़ हम अभी बात कर रहे थे, बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग कर लें एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द एक्सूबरेंस ऑफ हियर एंड देयर, ये चीज़ अप्लाई होती है साइम पे? 100% उसने खुद कह दिया, उसने कह दिया कि मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ अपनी बेसिक्स के ऊपर ही, पर जब मुझे कोई बॉलर बहुत गंदा बॉल नहीं करता या नहीं देता तो फिर मेरे पास ये रिलीजिंग शॉट है, रिलीज करने के लिए मैं मारता हूँ, जो नो लुक शॉट है। तो आई थिंक बेसिक्स जिस बंदे की तगड़ी होती है ना, वो आप जब भी जितने भी प्लेयर उठा के देख लें जो इस टूर्नामेंट में अच्छा कर रहे हैं, उनकी बेसिक्स तगड़ी है, बस सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, एक्सपेरिमेंट करना होता है, कंडीशन को रीड करना होता है, वो आ जाता है फिर स्किल लेवल। आपकी बेसिक्स तगड़ी हो, फिर आपको स्किल लेवल अपनी कंडीशन का पता चल जाए कि मैंने यहाँ पे कहाँ कौन से किस चीज़ पे एग्जीक्यूट करना है, तो फिर आप ज़्यादातर विनर साइड पे होते हो, लूजिंग साइड पे नहीं होते। बिल्कुल। सो यस, अब जो है बेसिक स्ट्रॉन्ग तो हो गई हैं, मगर अब देखना है कि प्रेडिक्शंस कैसी हो रही हैं और कैसी होंगी आगे, बिकॉज अब 2 मैचेस सिर्फ पीएसएल में बाकी हैं, एंड आज की प्रेडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल होगा बिकॉज इट वुड बी अ टफ कंपटीशन। बट बिफोर दैट, कल क्या हुई थी प्रेडिक्शंस और क्या है इस वक्त एनालिस्ट प्रेडिक्शन टेबल की सिचुएशन? सो कल की प्रेडिक्शन सबसे पहले लाला आपसे शुरू करूंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। मैं जी कोयटा के साथ जाऊंगा। आपकी? जी मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। आपकी प्रेडिक्शन? अब मैं एंड पे नहीं वेट करूंगा, मैं शायद के साथ हूँ, जहाँ शायद जो कहेगा वैसे करूँगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स। ठीक है जी। पीजे मीर साहब? कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंड यस, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसा लगता है कि बाजी मार जाएगी और आगे चली जाएगी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसा लगता है कि बाजी मार जाएगी और आगे चली जाएगी। टाइम ज़ाया करने वाली बात है। अच्छा। जल्दी से प्रेडिक्शन टेबल पे आ जाए और प्रेडिक्शन टेबल की जरा आप सिनेरियो देखें और सिचुएशन देखें कि इस वक्त क्या हालात हैं प्रेडिक्शन टेबल पे। तो आपके सामने ये स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर 32 मैच से चले ना शुरू। अच्छा जी, हम उसको दूसरी तरह से पढ़ते हैं। मुश्ताक अहमद साहब 32 मैचेस, इनके 11 ठीक 19 गलत 24 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर, और उसके बाद हाफिज़ इमरान 32 मैचेस में 13 ठीक 17 गलत 28 पॉइंट्स के साथ जो है 5वें पे, और उसके बाद शाहिद आफरीदी साहब के 32 में 28 हैं, पीजे साहब के 22 में 24 हैं, मोमिन साकिब के 32 में 32 हैं, और सवेरा के 32 में से 42 पॉइंट्स हैं, सबसे ऊपर हैं जी। ठीक है जी, तो ये अब आज की प्रेडिक्शंस की तरफ मूव ऑन करते हैं जल्दी से। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, आपके ऊपर से शुरू करेंगे। आई गो विद इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ओके जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर अता साहब जी। मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, बाद में जी। पीजे मीर, पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यूनाइटेड। शाहिद खान आफरीदी कहते हैं पेशावर ज़ल्मी इज हिज टीम टुनाइट। हाँ बताएं। आप बताएं। आप पहले। आई बिलीव इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद में अब मैं जिस टीम को भी जो मैं चूज कर रहा हूँ ना, तो टीम वाले सुन रहे तो कह रहे होंगे बमुशी भाई कोई खुदा का वास्ते दूसरी टीम को चूज कर लीजिएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड।
ओके जी, सो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा यहाँ पे भारी है, बट लेट्स सी कौन जीतता है और कौन जो है वो फाइनलिस्ट बनेगा और मुल्तान सुल्तान्स के साथ फाइनल में जाके खड़ा होगा। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।